राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखें, खूब मजे में रखें, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें, खूब मेहनत करें और अपने कर्म पथ पर लगातार बढ़ते चले। देखो, बहमनी साम्राज्य की हम लोग बात कर रहे थे पिछली क्लास में, और मैंने आपको थोड़ा सा 2 मिनट में फटाफट से रिवाइज करवाता हूँ किस तरीके से बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी, कब हुई है। देखो, 1347 में। कब हुई है? 1347 में। कैसे हुई उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक तो अमीर वर्ग था, इस अमीर वर्ग के उसने क्या किए थे? अत्याचार किए। अमीर वर्ग को क्या कहा जाता था? अमीर सदा कहा जाता था, ठीक है ना। तो इस अमीर वर्ग ने मोहम्मद बिन तुगलक के विरोध में क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए, और विद्रोह करने के बाद में दौलताबाद के ऊपर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? अधिकार कर लिया था, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। इनका जो नेता था वो था इस्माइल मक। कौन था? इस्माइल मक। इस इस्माइल मक ने दौलताबाद के ऊपर अधिकार करने के बाद में अपने आप को स्वतंत्र सुल्तान घोषित कर दिया। बहमनी साम्राज्य का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान माना जाता कौन? इस्माइल मक, ठीक है। अब इस स्थिति में एमबीटी ने वापस दौलताबाद के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करके विद्रोहियों ने जहां पर अपना अधिकार कर लिया था उन्हें वापस वहां से भगा दिया। लेकिन उसने मूर्खता ये करी कि इस्माइल मक और जफर खान का दमन करने के बजाय वो गुजरात चला जाता। इस स्थिति में जो है इसका सबसे बड़ा फायदा उठाया किसने? जफर खान ने। किसने? जफर खान ने जो है इसका अधिकार जो है फायदा उठाया। और जफर खान ने क्या किया? दौलताबाद के ऊपर पुनः क्या कर दिया? आक्रमण किया। और आक्रमण करके मोहम्मद बिन तुगलक का गवर्नर था जिसका नाम था इमादुल मुल्क, इसको पराजित किया। और पराजित करने के बाद में ध्यान रखना कि अपने पराजित करने के बाद में दौलताबाद के ऊपर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। ये सारी चीजें देख रहा था इस्माइल मक। इसको पता था कि भाई मैं ज्यादा समय तक टिक नहीं पाऊंगा, और वृद्ध हूं तो कभी भी हो सकता है कि मृत्यु हो जाए। तो इस स्थिति में इस्माइल मक ने क्या करा? हसन गांगू या जफर खान के पक्ष में अपना सुल्तान का पद उसने क्या कर दिया? त्याग दिया था, ठीक है। और ध्यान रखना कि दक्कन या दिल्ली सल्तनतों का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था कौन? इस्माइल मक, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। उसके बाद हमने बात की साम्राज्य की स्थापना कब हुई है, तो ध्यान रखना कि 3 अगस्त 1347 को जफर खान ने अलाउद्दीन अबुल मुजफ्फर बहमन शाह की उपाधि धारण की, और उपाधि धारण करने के बाद में अपने आप को क्या कर दिया? सुल्तान घोषित कर दिया। और इसी के साथ में बहमनी साम्राज्य की क्या डल जाती है? नींव डल जाती है, ठीक है। बहमनी साम्राज्य को हमने थोड़ा सा मैप के माध्यम से भी पढ़ने का प्रयास किया। यहाँ बाणगंगा नदी से लेकर के कृष्णा नदी तक का जो है दक्षिण भारत में, यहाँ तक इसका क्या हुआ करता था? विस्तार हुआ करता था, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। ये इसके अलग अलग जो है इसके भाग थे, ये भी हमने बात कर ली। इसी यहीं पर तालीकोटा की हम आगे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये जो क्षेत्र है रायचूर दोआब कहलाता है, इसको दक्कन का अखाड़ा कहते हैं। ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में हमने बात की कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में 1336 में, कब? 1336 में हरिहर और बुक्का ने जो है यहाँ पर काकतीय वंश की नींव डाली थी। प्रथम हिंदू साम्राज्य माना जाता है कौन सा? विजयनगर साम्राज्य, दक्षिण भारत में, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है। मध्यकालीन भारत का प्रथम हिंदू साम्राज्य एक तरीके से। हसन गांगू की बात करें, शासनकाल का समय 1347 से लेकर के 1358, ठीक है। ज्यादा कोई लंबा शासनकाल था नहीं। बहमनी साम्राज्य का संस्थापक था। गुलबर्गा कर्नाटक का इसने नाम बदला था क्या? एहसानाबाद, और इसे अपनी क्या बना लिया था? राजधानी बना लिया। इसने अपने साम्राज्य को 4 प्रांतों में विभाजित किया। प्रांत को तरफ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरफ कहा जाता है। कौन कौन से? गुलबर्गा, दौलताबाद, बीदर और बरार, ठीक है। ये 4 प्रांतों में इसने विभाजित किया था। अपने जो है देखो पाठ्यक्रम में सीधी सीधी एक लाइन लिखी हुई है, बहमनी साम्राज्य। इसका मतलब हमें यदि वास्तविक रूप में बात करें तो केवल और केवल बहमनी साम्राज्य के शासकों की बात करनी है, जो कि बहमन शाह या इसके बाद में कौन कौन शासक बने उन्हीं के बारे में बात करनी। बाकी ज्यादा के बारे में कोई विशेष चर्चा करनी हमें है नहीं, लेकिन फिर भी उसके बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ हम लोग लेंगे। चलिए इधर देख लो, प्रत्येक तरफ या प्रांत को जो है तरफदार, तरफदार का मतलब है प्रांतपाल या गवर्नर। ये भी प्रश्न बन सकता है कि बहमनी साम्राज्य में जो है तरफदार या प्रांतपाल या गवर्नर को क्या कहा जाता था? तरफदार कहा जाता था, ठीक है। साम्राज्य विस्तार की हमने बात कर ली। बाणगंगा से दक्षिण में कृष्णा नदी। शासनकाल के अंतिम समय में साम्राज्य का विस्तार दाम्बुल या डाबोल, जो कि महाराष्ट्र का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, यहां तक हो गया। और बहमनी साम्राज्य की पश्चिमी सीमा का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह माना जाता कौन सा? दाम्बुल या डाबोल बंदरगाह। दक्षिण भारत में कई हिंदू साम्राज्यों के ऊपर इसने विजय प्राप्त की थी। विजय प्राप्त करने के बाद में उन्हें उच्च पद प्रदान किए, बड़ी जागीरें प्रदान की, जजिया कर उन्होंने क्या कर दिया? माफ कर दिया।
मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनेगा यहीं से कि दक्षिण भारत में यह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर माफ किया? हसन गांगू या जफर खां? आगे बात समझ में क्लियर है? माफ करने के पीछे उद्देश्य क्या है? अपना विश्वास पात्र बनाना चाहता था हिंदुओं को, इसलिए उसने क्या कर दिया था? माफ कर दिया। जफर खां, बेमन शाह, कंगू या कांगू, ये बहुत सारे नाम मिलते हैं आपको। मुस्लिम प्रथम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर हटाया। दूसरा कौन था? जैनुल आबदीन, जो कि कश्मीर का शासक हुआ करता था, इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। ठीक है। और तीसरा जो प्रमुख शासक था मुस्लिम शासक, कौन सा? अकबर, जिसने हिंदुओं से जजिया कर हटा दिया था। 11 फरवरी 1358 को गांगू की क्या हो गई? मौत हो गई। बीदर में इसका क्या बना हुआ है? मकबरा बना हुआ है। ये सारी की सारी बातें हम लोगों ने पिछली क्लास में कर ली। आगे हम बात करेंगे इसके बाद की क्या स्थितियां रही उसके बारे में। ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो हसन गांगू की मृत्यु के बाद में शासक कौन बना? शासक बना मोहम्मद शाह प्रथम। हम बात कर रहे हैं देखो बहमनी साम्राज्य की। बहमनी साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य में जो शासक हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ठीक है भाई, देखो सुनना समझना। तो सुनो कि जफर खां की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र था जिसका नाम था मोहम्मद शाह प्रथम। ये मोहम्मद शाह प्रथम शासक बनता है। इसका थोड़ा बढ़िया कार्यकाल था। ठीक है, लगभग आप जो है 25 साल का कार्यकाल इसका मान लो। 1358 से लेकर के 1375 तक मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम शासनकाल का समय देख लेना। ठीक है, वैसे कोई शासनकाल का समय आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी ध्यान रखना 1358 से लेकर के 1375 तक का जो शासनकाल है वो किसका है? मोहम्मद शाह प्रथम का है। ठीक है, ध्यान रखना कि जफर खां का पुत्र था या हसन गांगू, हसन गांगू, हसन गांगू या जफर खां। ठीक है, जफर खां का पुत्र था। देखो अब सुनो साम्राज्य की बात। जहां हसन गांगू ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में विभाजित किया, 4 तरफों में विभाजित किया, ठीक इसी प्रकार से मोहम्मद शाह जैसे शासक बना तो शासक बनते ही उसने पहला काम यह किया कि प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए संपूर्ण प्रशासन को 8 भागों में विभाजित किया। संपूर्ण प्रशासन को 8 भागों में विभाजित किया और विभाजित करने के बाद में प्रत्येक विभाग के लिए उसने अलग अलग मंत्रियों की क्या की थी? नियुक्ति की। ठीक है ना, पहला ये काम था। ठीक है, देखिएगा कि शासक बनते ही प्रशासन को सुव्यवस्थित करने हेतु, प्रशासन को सुव्यवस्थित करने हेतु संपूर्ण प्रशासन को 8 विभागों में विभाजित किया। संपूर्ण प्रशासन को 8 विभागों में विभाजित किया। विभागों में विभाजित किया। प्रत्येक विभाग हेतु अलग अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रत्येक
विभाग हेतु अलग अध्यक्ष नियुक्त किया, अलग अध्यक्ष नियुक्त किया, अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है, ताकि प्रशासन को बहुत अच्छे से संचालित किया जा सके। ठीक है ना, संपूर्ण प्रशासन को कितने भागों में, 8 में, और प्रत्येक विभाग के लिए एक अलग अध्यक्ष या मंत्री की बात करें, अलग मंत्री की इसने क्या कर दी, नियुक्त कर दी। आ गई बात समझ, क्लियर है। अब देखो सुनना, मैंने आपको कहा था, मैंने कहा कि विजयनगर के साथ में संघर्ष चलता रहा, है ना। तो एक तरीके से हम बात करें तो विजयनगर के साथ में जो संघर्ष प्रारंभ हो रहा है वो वस्तुतः मोहम्मद शाह के समय प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, विजयनगर के अधीन वारंगल हुआ करता था। क्या था, वारंगल। वारंगल में काकतीय वंश हुआ करता था, ध्यान रखना। ठीक है ना, प्रताप रुद्रदेव विशेष रूप में, है ना, खिलजी के काल के दौरान हम लोगों ने बात करी थी। तो ध्यान रखना कि वारंगल जो है, वारंगल के नायक हुआ करते थे जिनका नाम था कंपा नायक। इन कंपा नायक और मोहम्मद शाह के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। ठीक है ना, और इस युद्ध में उन्होंने, मोहम्मद शाह प्रथम ने कंपा नायक को बहुत बुरी तरीके से क्या कर दिया, पराजित कर दिया, है ना। और पराजित करने के बाद में जो गोलकुंडा का जो क्षेत्र था, जो कि विजयनगर के अधीन हुआ करता था, वारंगल के अधीन हुआ करता था, तो इस गोलकुंडा का जो प्रदेश है वो किसको मिल गया है, बहमनी साम्राज्य में इसका विलय हो गया। आ गई बात समझ में, क्लियर है ना। ध्यान रखिएगा कि विजयनगर, वारंगल का जो शासक हुआ करता था विजयनगर के अधीन था, उसका नाम था कंपा नायक। ध्यान रखिएगा कि विजयनगर के अधीन वारंगल क्षेत्र के नायक, वारंगल क्षेत्र के गवर्नर, है ना, गवर्नर को क्या बोला जाता था, नायक। ठीक है ना, और यहां पे क्या बोलेंगे हम लोग, तरफदार। क्या बोलेंगे, तरफदार। ठीक है, कंपा नायक को पराजित किया, कंपा नायक को पराजित किया। ठीक है, कंपा नायक को पराजित किया। ठीक है, आगे बात समझ में, कंपा नायक को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और कंपा नायक को जब पराजित किया तो इसी कारण से गोलकुंडा का जो क्षेत्र है वो बहमनी साम्राज्य में आ गया। ठीक है, कंपा ने गोलकुंडा का क्षेत्र बहमनी साम्राज्य को सौंप दिया, बहमनी साम्राज्य को सौंप दिया। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना विशेष रूप से। तो एक तरीके से गोलकुंडा मिल गया है, किसके काल में मिला है, मोहम्मद शाह के काल में। किसके काल में, मोहम्मद शाह के काल में। आगे बात समझ में क्लियर है। देखो, तख्त ए फिरोजा, यहां पर इस कंपा के पास में एक राज सिंहासन हुआ करता था जिसका नाम क्या था, तख्त ए फिरोजा नामक राज सिंहासन भी किसको मिला, मोहम्मद शाह को। किसको मिला, मोहम्मद शाह को। तो ध्यान रखना कि कंपा ने मोस्ट इंपोर्टेंट ये, ठीक है, तख्त ए फिरोजा नामक राज सिंहासन नामक राज सिंहासन भी मोहम्मद शाह को प्रदान किया। ठीक है, तख्त ए फिरोजा।
ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। ये भी किसको मिल गया है? मोहम्मद शाह को मिल गया। किसको मिल गया है? मोहम्मद शाह को मिल गया है। ठीक है, 1367 में, कब? 1367 में। अब जो है ना खतरनाक वाली, देखो, हरिहर ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हरिहर और बुक्का ने, किसने? हरिहर और बुक्का ने जो है विजयनगर साम्राज्य की क्या करी थी? जो है स्थापना करी थी 1337 में। किसके काल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में। अब हसन गांगू के काल में, क्योंकि वो हिंदुओं का पक्षधर था, तो उस समय कोई भी किसी भी प्रकार का संघर्ष हुआ नहीं। ठीक है, अब जैसे ही मोहम्मद शाह शासक बना तो यहाँ हिंदू और मुस्लिम जो वर्ग हैं इनमें संघर्ष प्रारंभ हुआ बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में। पहला अभी हमने बात की कि गोलकुंडा का क्षेत्र चला गया, किसके पास चला गया? बहमनी के पास में। मोहम्मद शाह ने आक्रमण किया, कंपा नाई को पराजित किया, और पराजित करने के बाद में गोलकुंडा वाला क्षेत्र मिल गया। तख्ते फिरोजा नामक राज सिंहासन भी ले गए। अब इस स्थिति में वहां पर हरिहर की क्या हो गई थी? मृत्यु। और उसके बाद में जो शासक बना वो उस समय 1367 ईस्वी के आसपास शासक था बुक्का प्रथम। कौन था? बुक्का प्रथम। इस बुक्का प्रथम को आया गुस्सा। बुक्का प्रथम को क्या आया? भयानक गुस्सा आया। और गुस्सा आने के बाद में उसने तुंगभद्रा नदी पर स्थित मुदगल किला है ना, इस मुदगल किले के ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करके अनेक मुस्लिमों को उसने मार डाला। अनेक मुस्लिमों को उसने क्या कर दिया? मार डाला। जब यह सूचना मिली मोहम्मद शाह को, तो मोहम्मद शाह को भी गुस्सा आया। बदले की आग में विजयनगर के ऊपर उसने आक्रमण किया, और आक्रमण करने के साथ ही साथ अनेक हिंदू निर्दोष लोगों को क्या कर दिया? मार दिया। और इस युद्ध में मोहम्मद शाह ने पहली बार तोप खाने का क्या किया था? प्रयोग किया था। तोप खाने का पहली बार प्रयोग किया किसने? मोहम्मद शाह ने। तो देखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य के शासक बुक्का प्रथम ने बुक्का प्रथम ने 1367 ईस्वी में तुंगभद्रा नदी किनारे पर स्थित तुंगभद्रा नदी किनारे स्थित मुदगल किले के ऊपर आक्रमण कर मुदगल किले पर आक्रमण कर अनेक मुस्लिमों को मारा। बदले की भावना में बदले की भावना से मोहम्मद शाह ने विजयनगर पर आक्रमण कर अनेक निर्दोष हिंदुओं को मारा।
इस युद्ध में पहली बार, ध्यान रखना, नोट स्टार बना के लिख रहा हूं कि इस युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया। तोप खाने का प्रयोग किया गया। इस तरीके से, इस तरह से मोहम्मद शाह के काल में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट तथ्य बनता है, ध्यान रखना इसका। विजयनगर व बहमनी, विजयनगर व बहमनी संघर्ष प्रारंभ हुआ। देखो सुनना वापस, विजयनगर के अधीन था वारंगल। क्या था? वारंगल। वारंगल में नायक था विजयनगर का, जिसका नाम था कंपा। नायक का मतलब था गवर्नर। इसके ऊपर आक्रमण किया किसने? मोहम्मद शाह ने। और आक्रमण करके इसको जो है पराजित कर दिया। ठीक है, पराजित करने के बाद में गोलकुंडा वाला जो क्षेत्र था वो बहमनी साम्राज्य में मिल गया। कौन सा क्षेत्र? गोलकुंडा का क्षेत्र। कंपा ने तख्ते फिरोजा नामक जो राज शासन था वो भी मोहम्मद शाह को प्रदान कर दिया। इस समय विजयनगर में जो शासक था वो कौन था? बुक्का प्रथम। इस बुक्का प्रथम ने 1367 में इसका बदला लेने के लिए तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा किला? मुदगल किला। देखो ध्यान रखना, कौन सा किला? मुदगल किले के ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण करके अनेक मुस्लिमों को उसने मारा। इसका बदला लेने के लिए वापस मोहम्मद शाह ने विजयनगर के ऊपर आक्रमण किया और अनेक निर्दोष हिंदुओं को उसने मार दिया। ठीक है, पहली बार इसमें क्या हुआ? तोप खाने का प्रयोग किया गया। तो एक तरीके से मोहम्मद शाह और बुक्का प्रथम के समय विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया। क्या हो गया? संघर्ष प्रारंभ हो गया। लेकिन समझदार लोग थे दोनों। भाई गलतियां जीवन में, देखो इस सृष्टि में कभी भी कोई भी पूर्ण नहीं होता है ना। हर व्यक्ति से गलती होती है। मुझे भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेरे से गलती नहीं हो सकता है कई बार कई तथ्य कारणवश गलत भी निकल जाते हैं मुंह से, है ना। लेकिन कहने का मतलब ये समझो कि भाई गलती होती है, उसको सुधारना बहुत ज्यादा जो है आवश्यक है। ध्यान से सुनना कि दोनों अच्छे शासक थे। तो इसलिए बुक्का प्रथम और मोहम्मद शाह ने आपस में समझौता किया और समझौता करने के बाद में उन्होंने कहा कि देखो भविष्य में कभी भी हम लोग जो है निर्दोष लोगों की जान नहीं लेंगे। जिनका कोई दोष ही नहीं है उनको मारने का पीछे कारण क्या? भाई क्यों मारा जाए उनको? तो इसलिए बुक्का प्रथम और मोहम्मद शाह के बीच में क्या हो गया? समझौता हो गया। और समझौता होने के बाद ये हुआ, समझौता क्या हुआ कि भविष्य में निर्दोष नागरिकों की जान नहीं लेंगे। ध्यान रखना कि बुक्का प्रथम व मोहम्मद शाह के मध्य क्या हुआ? समझौता हुआ। क्या हुआ? समझौता हुआ। और इस समझौते में क्या कहा गया कि निर्दोष नागरिकों की जान नहीं लेंगे। निर्दोष भविष्य में कभी भी निर्दोष लोगों की हम लोग क्या नहीं लेंगे? जान नहीं लेंगे। इसी दौरान 1378 में मोहम्मद शाह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद जो शासक बनता है वो शासक बनता है मोहम्मद शाह द्वितीय, जो कि 1378 से लेकर के 1397 तक शासक रहा।
शासक कौन बना? मोहम्मद शाह द्वितीय। मोहम्मद शाह सेकेंड। ध्यान रखना शासनकाल का समय लंबा शासनकाल है, 1378 से 1397। 1378 ईस्वी से लेकर के 1397 ईस्वी तक का जो है शासनकाल का समय किसका है? मोहम्मद शाह द्वितीय का है। किसका है? मोहम्मद शाह द्वितीय का। अब इसके बारे में कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताता हूं। देखो, शांति प्रिय शासक था। कैसा शासक था? शांति प्रिय शासक था। संपूर्ण शासनकाल के दौरान इसने कोई भी युद्ध नहीं लड़ा। फारसी कवि हुआ करते थे जिनका नाम था हाफिज, है ना। इन हाफिज को इन्होंने अपने दरबार में आने का न्योता दिया। ठीक है। दर्शन और कविताओं के प्रति अटूट प्रेम था किसका? मोहम्मद शाह द्वितीय का। और इसी कारण मोहम्मद शाह द्वितीय को मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, ये आपका ध्यान रखना कि मोहम्मद शाह द्वितीय को दक्कन का अरस्तु या दक्कन का अरस्तु या सेकंड अरस्तु भी कहा जाता है। देखिए ध्यान से सुनिएगा कि शांति प्रिय शासक था। शांति प्रिय शासक था। संपूर्ण शासन काल के दौरान कोई युद्ध नहीं लड़ा। कोई युद्ध नहीं लड़ा। फारसी कवि हाफिज को, यह तथ्य इंपॉर्टेंट बनता है कि फारसी कवि हाफिज को, फारस का कवि था ये, है ना, ठीक है। फारसी कवि हाफिज को दरबार में आने का न्योता दिया। ठीक है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य ध्यान रखना कि दर्शन व कविताओं में अटूट प्रेम के कारण, दर्शन व कविताओं में अटूट प्रेम के कारण मोहम्मद शाह द्वितीय को या इसे मोहम्मद शाह सेकंड को दक्कन का अरस्तु, दक्कन का अरस्तु या सेकंड अरस्तु भी कहा जाता है। ठीक है। आगे बात समझ में। तो इसके बाद में जो शासक बने वो शासक कौन बने? ताजुद्दीन फिरोज शाह। कौन बने? ताजुद्दीन फिरोज शाह। हालांकि देखो एक चीज और ध्यान रखना कि इससे पूर्व भी दो शासक बनते हैं, ठीक है, 1375 से 78 के बीच में, लेकिन उनके बारे में ज्यादा कोई विशेष व्यापक जानकारियां वर्णन मिलता नहीं। अलाउद्दीन मोहम्मद शाह के रूप में शासक का उल्लेख जरूर मिलता है 3 साल का।
तो मोहम्मद शाह द्वितीय के बाद में जो शासक बना वो कौन बना? ताजुद्दीन फिरोज शाह। हम प्रमुख शासकों की बात कर रहे हैं, ठीक है। ताजुद्दीन फिरोज शाह, ठीक है। अब देखो ताजुद्दीन फिरोज शाह का शासनकाल भी खूब लंबा है, लगभग 25 साल का शासनकाल रहा है ना। और कब से कब तक? तो 1397 से लेकर के 1422, 1397 से लेकर के 1422, 1397 ईस्वी से लेकर के 1422 ईस्वी तक का इसका शासनकाल का समय रहा। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी ताजुद्दीन फिरोज शाह के बारे में, क्या क्या चीजें थी। तो ध्यान देना, विद्वान शासक था। इसने चोल और डाम्बोल जो बंदरगाह जो हुआ करते थे, है ना, डाम्बोल बंदरगाह वही, या दाम्बुल जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसका इसने बहुत विकास किया। इसलिए ताजुद्दीन फिरोज शाह का शासनकाल का जो समय है वो आर्थिक उन्नति का काल माना जाता है, आर्थिक उन्नति का काल माना जाता है। अब देखो ध्यान रखना, इसने ताजुद्दीन फिरोज शाह ने विजयनगर के साथ में कुल 3 युद्ध किए थे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। देखो विद्वान शासक था, विद्वान शासक था, इसका शासनकाल बेईमानी का आर्थिक उन्नति का काल माना जाता है, आर्थिक उन्नति का काल माना जाता है, ठीक है। इसने चोलवे डाभोल बंदरगाह का विकास किया, बंदरगाह का विकास किया, ठीक है। आगे बात समझ में क्लियर है? चोल और डाबोल बंदरगाह का विकास करने का श्रेय किसको जाता है? ताजुद्दीन फिरोज शाह को। शासनकाल का समय 1397 से लेकर के 1398 तक, ठीक है। आगे बात समझ। इसने कुल जो है 3 युद्ध लड़े, विजयनगर के साथ में इसने 3 युद्ध लड़े। प्रथम और दूसरे में जो है वो विजय रहा, लेकिन अंतिम जो युद्ध हुआ उस अंतिम युद्ध में उसकी क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। ध्यान रखना, देवराय प्रथम को इसने सोनार की बेटी के युद्ध में पराजित किया और उसकी बेटी से क्या किया? विवाह किया। किसने? ताजुद्दीन फिरोज शाह ने, ठीक है। देखो कि इसने विजयनगर के साथ कुल 3 युद्ध लड़े। कुल कितने युद्ध? 3 युद्ध लड़े। कितने युद्ध लड़े? 3 युद्ध लड़े विजयनगर के साथ में। ध्यान रखना, प्रथम और दूसरे में विजय रहा। प्रथम वे दूसरे युद्ध में विजय रहा, ठीक है। आगे बात समझ में। और अंतिम युद्ध में पराजित हुआ, अंतिम युद्ध में पराजित हुआ, अंतिम युद्ध में क्या हुआ? पराजित हुआ। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ध्यान रखना कि एक तो युद्ध लड़ा गया, कौन सा? देवराय प्रथम को इसने सोनार की बेटी का युद्ध। कौन सा? सोनार की बेटी का युद्ध। ये मोस्ट इंपोर्टेंट। देखो इसका जो तिथि है, तिथि आपको अलग अलग जो पुस्तकें हैं उसमें अलग अलग तिथि मिलती है, इसलिए मैं तिथि लिखवा नहीं रहा हूँ। और एग्जैक्टली ये भी है कि आपको जो है सन नहीं पूछा जाएगा आपसे। प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न क्या बनता है कि सोनार की बेटी का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? तो ध्यान रखना, देवराय प्रथम
जो कि विजयनगर साम्राज्य का शासक था, और ताजुद्दीन याल्दोज के बीच में, ठीक है ना। तो देवराय प्रथम को सोनार की बेटी के युद्ध में पराजित किया और उसकी बेटी से क्या किया, विवाह किया। नंबर 1, देवराय प्रथम को, देवराय, ये इंपॉर्टेंट करना, ध्यान रखना, देवराय प्रथम को सोनार की बेटी के युद्ध में पराजित किया। सोनार की बेटी के युद्ध में पराजित किया। वह उसकी पुत्री के साथ, उसकी पुत्री के साथ ठीक है। तो ध्यान रखना कि देवराय प्रथम को पराजित किया सोनार की बेटी के युद्ध में। देवराय प्रथम ने मजबूर होकर के फिरोज के साथ में, ताजुद्दीन फिरोज के साथ में क्या कर दिया, अपनी पुत्री का निकाह किया। और ना केवल निकाह किया, 10 लाख हूण, कितना, 10 लाख हूण जो है वो उसे दहेज में दिया, अनमोल रत्न दहेज में दिए, और साथ ही साथ कई हाथी भी जो है देवराय प्रथम ने उसको दहेज में दिया। साथ ही साथ बांकापुर का क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, बांकापुर का क्षेत्र भी उसे दहेज में मिला। ध्यान रखना कि देवराय प्रथम ने पराजित होने के बाद पराजित होने के बाद 10 लाख हूण, 10 लाख हूण, पहले तो सुनो कि अपनी पुत्री का विवाह फिरोज के साथ, अपनी पुत्री का विवाह फिरोज से, फिरोज शाह के साथ, ठीक है। नंबर 2, 10 लाख हूण, 10 लाख हूण मोती व हाथी उपहार में दिए। और साथ ही साथ ध्यान रखना कि बांकापुर का क्षेत्र, कौन सा, बांकापुर का क्षेत्र दहेज में दिया।
ठीक है, आ गई बात समझ में। तो यहां पर ये सारी की सारी चीजें हुई। देखो अब देवराय मजबूर था, इसलिए इसके साथ में जो है विवाह करना पड़ा, लेकिन देवराय ने यहां से एक जो है नीति अपनाई। क्या नीति अपनाई? कि चाहे अब मजबूरी में अपनी पुत्री का विवाह करना पड़ा, लेकिन उसने, देवराय ने क्या किया, अपनी सेना को शक्तिशाली करना प्रारंभ किया और साथ ही साथ उसको अलग तरीके से प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। इन चीजों को यह समझता था कौन? फिरोज। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये तो जरूर था कि हाँ, ये हो सकता है कि ये वापस संघर्ष हमारे साथ में करेगा। इसीलिए अपने आप को और ज्यादा शक्तिशाली करने के लिए इसने पश्चिमी एशिया के मुस्लिमों को दरबार में आमंत्रित किया और आमंत्रित करने के साथ ही साथ मुस्लिमों को इसने क्या दिए? ऊंचे पद प्रदान किए। अब पश्चिमी एशिया से मुस्लिम यदि आएंगे तो इसका मतलब कौन सा? अमीर वर्ग है एक तरीके से, वो भी अमीर वर्ग है और ये भी अमीर वर्ग है, यहां पहले से एक प्रचलित है। तो अब क्या हुआ कि इसने अमीर वर्ग जो है वो दो भागों में विभाजित हो गया। इससे अमीर वर्ग कितने भागों में विभाजित हो गया? दो भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन सा? एक तो विदेशी अमीर और एक कौन से? दक्कनी अमीर। पश्चिमी एशिया से अमीर वर्ग आया, मुस्लिमों को दरबार में उसने निमंत्रित किया और निमंत्रित करने के बाद में, आमंत्रित करने के बाद में उन्हें नए नए ऊंचे ऊंचे पदों के ऊपर आसीन कर दिया। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है। पहले से यहां जो दक्कनी अमीर वर्ग जो था, अब यहां पर कुछ चीजें थोड़ी सी अव्यवस्थित हुई और अव्यवस्थित होने के कारण अमीर वर्ग जो था वो दो भागों में विभाजित हो गया। पहला विदेशी अमीर जो अभी पश्चिमी एशिया से आए, दूसरे दक्कनी अमीर जो कि यहां पर पहले से थे। अब इनको और भी कई नाम दिए गए। जैसे हम बात करें विदेशी अमीर जो थे, इनको क्या कहा? ध्यान से सुनना। अब यहां पर एक कहानी और है, थोड़ी सी और बताऊंगा मैं। विदेशी अमीर को अफाकी, अफीफ या अफीफ वर्ग कहा गया और दक्कनी अमीर को गरीब वर्ग कहा गया। गरीब, ठीक है, क्या कहा गया? गरीब वर्ग। अब एक चीज और हुई, गड़बड़ क्या हुई कि जो पश्चिमी मुस्लिम यहां भारत में आए तो वो वस्तुतः शिया मत के अनुयायी थे। किस मत के अनुयायी थे? शिया मत के अनुयायी थे। और अमीर वर्ग जो यहां पहले दक्कनी जो अमीर वर्ग यहां पर हुआ करता था, ये सुन्नी मत के थे। कौन से मत के थे? सुन्नी मत के थे। और इसी कारण इन दोनों के दोनों वर्गों में जो है संघर्ष हुआ और संघर्ष होने के कारण दोनों में मतभेद था। मतभेद था भाई, शिया और सुन्नी कभी भी आपस में साथ में बैठे नहीं, तो मतभेद हुआ। और इसी मतभेद के कारण, यही जो है सबसे बड़ा कारण माना जाता है, ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, यही मतभेद बहमनी साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। अमीर वर्ग में मतभेद, ध्यान रखना, आपसे पूछा जाता है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है, लॉजिकल प्रश्न बन जाता है कि अमीर वर्ग में मतभेद, ठीक है ना, या बहमनी साम्राज्य के पतन का कारण क्या माना जाता है? तो ध्यान रखना कि अमीर वर्ग में मतभेद जो है बहमनी साम्राज्य के पतन का कारण माना जाता है। ध्यान रखना कि फिरोज ने पश्चिमी एशिया के मुसलमानों को, पश्चिमी एशिया के मुसलमानों को अपने दरबार में निमंत्रण दिया तथा उन्हें उच्च पद प्रदान किए, उच्च पद प्रदान किए। तो ध्यान रखना कि इस कारण अमीर वर्ग दो भागों में विभाजित हो गया। कितने भागों में? दो भागों में विभाजित हो गया।
अब दो भाग कौन कौन से, देखो अमीर वर्ग, अब इस अमीर वर्ग के दो भाग हो गए। एक पहला तो अमीर वर्ग कौन सा, विदेशी अमीर वर्ग, विदेशी अमीर वर्ग, और दूसरा आपका कौन सा, दक्कनी अमीर वर्ग। दक्कनी अमीर वर्ग, एक तो आपका कौन सा हो गया, विदेशी अमीर वर्ग। इस विदेशी अमीर वर्ग को क्या क्या कहा जाता था वो भी ध्यान रखना, आफाकी, आफाकी क्या कहा जाता था। वस्तुतः ये ईरान वगैरह जो मध्य एशिया वाला जो देश क्षेत्र था, यहां यहां से ये आए थे, ठीक है। या इसी को क्या कहा जाता था, अफीफ, क्या कहा जाता था, अफीफ, या इसी को अफीफ वर्ग कहा जा गया। दक्कनी जो अमीर वर्ग था इसे क्या कहा गया, गरीब, ठीक है ना, गौ गाय वाला नहीं, ये गढ़ी वाला, गरीब वर्ग। कौन सा, गरीब वर्ग, गरीब निर्धन वाला नहीं, ये इसको नाम दिया गरीब वर्ग। अब यहां से समस्या क्या है, यहां से समस्या यह है सबसे बड़ी कि ये जो गरीब वर्ग है ये समर्थक किसके, कौन से मत के हैं, ये कौन से मत के समर्थक है, ये सुन्नी मत के समर्थक है। कौन से के, सुन्नी मत के। कौन से मत के हैं, सुन्नी मत के। अब यदि बात करें इसकी विदेशी वालों की, तो ये समर्थक किसके हैं, ध्यान देना, ये समर्थक किसके हैं, ये समर्थक है सिया वंश, सिया मत के। कौन से मत के, सिया मत के। कौन से मत के हैं, सिया मत के हैं। और सिया मत के थे इसलिए इन दोनों में क्या हुआ, इन दोनों में हुआ मतभेद, इन दोनों में क्या हुआ, मतभेद हुआ। दोनों में क्या हुआ, कारण बना। ठीक है, ध्यान रखना कि यही जो मतभेद है, यही मतभेद आगे चल करके बहमनी साम्राज्य के पतन का कारण बनता है, ये ध्यान रखना विशेष रूप से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि पश्चिमी अमीर वर्ग जो था वो विदेशी अमीर वर्ग अफाकी या अफीफ वर्ग कहलाता था। दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखना कि फिरोज शाह ने, किसने, फिरोज शाह ने
फिरोज शाह ने हिंदुओं को भी, किसको, हिंदुओं को भी अपने साम्राज्य में उच्च पदों के ऊपर आसीन किया, साम्राज्य में उच्च पदों पर आसीन किया, उच्च पदों पर आसीन किया। ठीक है, आ गई बात समझ में। एक चीज और याद रखना कि फिरोज शाह ने जो है वस्तुतः, फिरोज शाह ने, देखो ध्यान रखना कि फिरोज शाह ने जो है वस्तुतः हिंदुओं को भी अपने साम्राज्य में क्या है उच्च पदों के ऊपर आसीन किया था। ठीक है, ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा जो पद दिए गए हिंदुओं में, वो सबसे ज्यादा पद दिए गए थे दक्कनी ब्राह्मणों को। किसको? दक्कनी ब्राह्मणों को। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि हिंदुओं में भी जो सबसे ज्यादा पद दिए गए थे वो किसको दिए थे? दक्कनी ब्राह्मणों को दिया था। आगे बात समझ में क्लियर है? अब देखो एक चीज आप लोग विशेष रूप से याद रखना, मैंने आपको जब विजयनगर के जब युद्ध बताए, विजयनगर के जब मैंने युद्ध बताया तो मैंने आपको कहा कि विजयनगर के साथ इसने 3 युद्ध लड़े, पहला और दूसरा में ये विजय रहा। ठीक है, तीसरा जो युद्ध लड़ा गया वो पांगुल नामक स्थान पर लड़ा गया और यहां पर ये क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है। और पराजित होने के बाद इसी ताजुद्दीन फिरोज शाह का भाई था जिसका नाम था अहमद शाह प्रथम। इस अहमद शाह प्रथम ने ताजुद्दीन की पराजय होते ही उसे क्या कर दिया? सिंहासन से हटा दिया और हटाने के बाद में क्या बन जाता है? शासक बन जाता है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि भीमा नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? भीमा नदी के किनारे इसने एक नगर बसाया था जिसका नाम था फिरोजपुर। क्या नाम था? फिरोजपुर। ध्यान रखिएगा कि फिरोज ने हिंदुओं में सर्वाधिक पद, हिंदुओं में सर्वाधिक पद दक्कनी ब्राह्मणों को प्रदान किए। दक्कनी ब्राह्मणों को प्रदान किए, ब्राह्मणों को प्रदान किए। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? फिरोज विजयनगर के साथ हुए तीसरे युद्ध पांगुल के युद्ध में पांगुल के युद्ध में पराजित हुआ। तो इसके भाई अहमद शाह प्रथम ने इसे सिंहासन से हटा, स्वयं शासक बन गया।
समय शासक बन गया। ठीक है, लास्ट लाइन कि फिरोज ने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद है भैया, बाद है, ध्यान रखना क्या है, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद नगर की स्थापना की। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना कि फिरोज जो है गुलबर्गा का अंतिम सुल्तान था, गुलबर्गा का अंतिम सुल्तान माना जाता है। ठीक है, और गुलबर्गा के संत हुआ करते थे जिनका नाम था बंदा नवाज गैसूदराज। ठीक है, गैसूदराज के और जो है फिरोज के साथ जो संबंध है वो इनके ठीक नहीं थे। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ध्यान रखना, मैंने एक लाइन लिखी है, मैंने क्या लिखा, गुलबर्गा का अंतिम सुल्तान था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगला जो शासक बना कौन, शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम। शिहाबुद्दीन अहमद शाह प्रथम, इसने सबसे पहला काम ये किया 1425 ईस्वी में जैसे शासक बनता है ये अपनी राजधानी जो है गुलबर्गा से बीदर स्थापित कर देता है। ठीक है, आगे बात समझ में क्लियर है? क्योंकि जो यहाँ पर ये जो दो वर्ग बने थे, कौन से, अमीर वर्ग, इन दोनों अमीर वर्गों में भयंकर जो मतभेद जो था, ये इस मतभेद ने सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया था। क्या कर लिया था? सांप्रदायिक हिंसा का रूप ले लिया था इसी मतभेद ने, और ये आगे चल करके और विकराल और विकराल और विकराल होता चलता गया। ठीक है ना? तो इसके कारण जो है ये भी माना जाता है कि शिहाबुद्दीन अहमद शाह ने अपनी राजधानी जो है वो वस्तुतः बीदर स्थानांतरित कर दी थी। कहां पर स्थानांतरित कर दी थी? बीदर स्थानांतरित कर दी थी। बहुत सारी चीजें और हम अहमद शाह के काल में और क्या क्या चीजें हुई उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो ये देखो, हमने बात कर ली एक तो मोहम्मद शाह प्रथम की, ठीक है। देखो, बहमनी साम्राज्य के शासक पढ़ रहे, मोहम्मद शाह प्रथम 1358 से लेकर के 1375 का शासन रखना। ठीक है, काल क्या है? हसन गांगू इसका पुत्र, हसन गांगू का पुत्र था। शासक बनते जो है इसने प्रशासन को सुव्यवस्थित करने के लिए संपूर्ण प्रशासन को 8 भागों में विभाजित किया था, और प्रत्येक विभाग का अलग इसने अध्यक्ष या मंत्री नियुक्त किया। ध्यान रखना कि जफर खां या हसन गांगू ने अपने साम्राज्य को 4 भागों में, जबकि इसने अपने प्रशासन को जो है कितने भागों में विभाजित किया था? 8 भागों में। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, इन चीजों का आप लोग विशेष रूप से क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है? क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है एक तरीके से। और यहाँ से एक और महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है कि विजयनगर साम्राज्य और बहमनी के साथ संघर्ष किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ है? तो इस स्थिति में भी आप लोग ध्यान रखेंगे मोहम्मद शाह प्रथम के काल में ये पहली बार जो है क्या है, एक तरीके से संघर्ष प्रारंभ होता है। आगे बात समझ क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस सृष्टि की संपूर्ण खुशियां आपको और आपके परिवार को मिले। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।